और चलिए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। तो सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के बांदा जिला अस्पताल में कुत्ते और गाय के घूमने का वीडियो काफी चर्चा में है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एक बेड पर सो रहे मरीज के पास ही कुत्ता बड़े आराम से बिस्किट खा रहा है, जबकि एक गाय भी अस्पताल के अंदर घूमती नजर आ रही है। वीडियो वायरल होने के बाद चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में नए साल के मौके पर हुए एक कार्यक्रम में कांग्रेस विधायक सुनील सराफ के पिस्टल चलाने का वीडियो सुर्खियों में है। वीडियो में दिखा कि मैं हूं डॉन गाने पर विधायक ने डांस करते हुए फायरिंग भी की। वीडियो वायरल होने के बाद राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस तरह से फायरिंग करना, लहराना, डांस करते में कोई अनहोनी नहीं हो, ये गलत है। मैंने कार्रवाई के निर्देश अनूपपुर एसपी को दिए। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एलजी विनय कुमार सक्सेना के निवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। इन लोगों ने सुल्तानपुर इलाके में कार से लड़की को घसीटे जाने की घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया और हादसे में मृत लड़की के लिए इंसाफ की मांग की। जम्मू में आतंकी हमले से गुस्साए शिवसेना और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। राजौरी जिले में नए साल की शुरुआत में हुए आतंकी हमले आईईडी ब्लास्ट की घटना के विरोध में ये प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा बल जो है इस विभिन्न परिस्थितियों के अंदर, ठंड के मौसम के अंदर जूझ रहा है। पुलिस हमारी जो है लॉ एंड ऑर्डर के साथ, आतंकवाद के साथ भी जूझ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि सरकार को, केंद्र सरकार को इसके ऊपर सख्त जो है वो यहाँ पर निर्णय लेने पड़ेंगे। यूपी के हरदोई जिले में जरूरतमंदों के लिए बन रहे आवास में घटिया निर्माण कार्य देखकर अपर जिलाधिकारी भड़क उठी। उन्होंने निर्माण कार्य देख रही संस्था के अधिकारी को कड़ी फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि करीब 10 करोड़ की लागत से ये 252 आवास 10 साल पहले बनने शुरू हुए थे। मध्य प्रदेश के देवास में क्षिप्रा नदी में कूदी एक 19 साल की लड़की को बचा लिया गया। टीपू सुल्तान नाम के एक युवक ने लड़की को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी थी। जान दांव पर लगाकर लड़की को बचाने वाले युवक को एसपी ने 5,000 रुपए देकर सम्मानित किया। पंजाब के पठानकोट में एक पेट्रोल पंप से बगैर पैसा देकर भागे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वायरल हुए सीसीटीवी में दिखा कि आरोपियों ने पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के बाद कार से भागने की कोशिश की। इस दौरान पेट्रोल भरने वाला पाइप भी उखड़कर साथ चला गया। राजस्थान में गरमाए पेपर लीक मुद्दे पर बाड़मेर में हजारों बेरोजगार युवा सड़कों पर उतरे। इन लोगों ने जिला मुख्यालय पर बेरोजगार युवा आक्रोश रैली निकाली और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मामले में सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है। महाराष्ट्र के बुल्ढाणा में धर्म परिवर्तन और लव जिहाद के विरोध में हिंदू समाज के लोगों ने मार्च निकाला। इस प्रदर्शन में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष शामिल हुए। सरकार से लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ कानून बनाने की मांग उठाई गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के दीवानपुर गांव में एक तेंदुए के खेत में दिखने से इलाके में हड़कंप मच गया। तेंदुए से बचने के लिए गांव वाले लाठी लेकर पहरा देते नजर आए। मामले की जानकारी होने पर वन विभाग की टीम मौके पर आई और तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चला दिया गया है। देखिए, जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास दरअसल क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और ऐसी एक खबर है नौकरी के नाम पर सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी की। 5 से ज्यादा राज्यों के करीब 50,000 नौजवानों को नौकरी का झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए की ठगी की गई। हालांकि अब इस धोखाधड़ी का पर्दाफाश हो चुका है, लेकिन आप इस तरह के फर्जीवाड़े से सावधान रहें, अपने आसपास के लोगों को भी सावधान करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसी ऑनलाइन ठगी पर हॉर्न बजाया जाए। रोजगार की तलाश कर रहा कोई नौजवान वेबसाइट पर सरकारी नौकरी का विज्ञापन देखता है और अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर दर्ज कर देता है। यहीं से वो फर्जीवाड़े में फंस जाता है, क्योंकि इसके बाद नौकरी का यकीन दिलाकर
उससे हजारों रुपए ठग लिए जाते हैं। लेकिन ये कहानी एक या दो नहीं बल्कि हजारों नौजवानों की है, जिन्हें करोड़ों रुपए का चूना लगाया गया। देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन ठगी का तो ओडिशा पुलिस ने खुलासा कर दिया है, लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं होने वाला, इसलिए सही वक्त है कि इसे लेकर हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले समझिए कि इस ठगी को कैसे अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक यूपी के कुछ इंजीनियर्स ने इस ठगी का प्लान बनाया और इसमें वेबसाइट डेवलपर्स की मदद ली गई, जो सरकारी वेबसाइट जैसे दिखने वाली एक वेबसाइट तैयार करते थे। वेबसाइट पर स्वास्थ्य और कौशल विभाग की नौकरियों के विज्ञापन दिए जाते थे। यहाँ तक कि धोखा देने के लिए प्रधानमंत्री योजनाओं का भी जिक्र किया जाता था। उम्मीदवारों से इंटरव्यू और ट्रेनिंग के नाम पर 3,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का शुल्क लिया जाता था। पुलिस का अनुमान है कि इस फर्जीवाड़े के शिकार गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के 50,000 से ज्यादा नौजवान हुए हैं। 4 to 5 engineering graduates. They were operating. They were running a huge job fraud racket in at least 5 states. That is Odisha, West Bengal, Gujarat, Karnataka, and Andhra Pradesh. नौकरी के नाम पर ऑनलाइन ठगी का ये धंधा कितना ऑर्गेनाइज्ड है, इसे समझिए। इस फर्जीवाड़े को बाकायदा एक कॉल सेंटर से किया जाता है, जिसमें 50 से ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे थे। नौजवानों से बातचीत के लिए 1000 से ज्यादा फर्जी सिम और 500 से ज्यादा मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया और बेहद चालाकी से सिर्फ व्हाट्सएप वॉइस कॉल ही की जाती है। अगर कोई ट्रू कॉलर पर नंबर देखता तो उसे सरकारी योजना का नाम ही नजर आता था। उम्मीदवारों से पैसे म्यूल बैंक खातों में मंगाए गए, यानी ऐसे लोगों के खाते में जिनका इस फर्जीवाड़े से लेना देना नहीं था। पैसा आने के बाद उसे जनसेवा केंद्र से आसानी से निकाल लिया जाता था। We found that they were using at least 1,000, more than 1,000 fake SIMs, the phone numbers which is of the third persons, and they were also using around 100 mule bank accounts and more than 500 handset they were using. इस तरह ऑनलाइन ठगों ने सबूत मिटाने की हर चालाकी की। जो उम्मीदवार वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हो जाते थे, उनसे पैसा लेने के बाद वेबसाइट और कॉल सेंटर बंद कर दिए जाते थे। फिर इसी पैटर्न पर नई योजनाओं के साथ नई वेबसाइट लेकर आते थे। अच्छी खबर यह है कि 3 महीने की मशक्कत के बाद ओडिशा पुलिस इस फर्जीवाड़े की तह तक पहुंची और अलीगढ़ से चलाए जा रहे इस रैकेट के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप वॉइस कॉल के जरिए करोड़ों की ठगी की अभी पूरी जांच होनी है, लेकिन ऐसी ऑनलाइन ठगी के शिकार आप न हो, इसलिए सतर्क रहिए, हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और ऐसे ऑनलाइन फ्रॉड से बचने के क्या तरीके हैं, इस बारे में हमने साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल से बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में युवा हैं और हर साल लाखों की संख्या में युवा रोजगार की तलाश में निकलते हैं। सरकारी जॉब का चार्म बहुत ज्यादा है और जब उनको लुभावने ऑफर दिए जाते हैं, ये बताया जाता है कि उनकी सरकारी जॉब लग रही है, लग चुकी है या उनकी लगने की पूरी संभावना है, कहीं ना कहीं लोगों को ये आज भी भरोसा है कि पैसे देकर या अनफेयर मीन्स के माध्यम से जॉब मिल जाती है, चाहे आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। ऐसे कॉल सेंटर जो कि सरकारी जॉब दिलवाने के लिए अनफेयर मीन्स, रिश्वत इत्यादि का सहारा लेने की बात करते हैं और नगद या किसी बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसा मांगते हैं, उनके झांसे में बिल्कुल ना आए। सरकारी विभागों में प्रार्थना पत्र के साथ कोई टोकन मनी 1500, 1500 इत्यादि ही लिया जाता है। वो भी आजकल नेट बैंकिंग के माध्यम से केवल सरकारी वेबसाइट पर जो .gov.in या .nic.in से समाप्त होती है, उसी पर लिया जाता है। अदरवाइज किसी प्रकार का भुगतान ना करें, उसमें रिस्क है। चलिए बढ़ेंगे आगे। काशी में आपको बता दें कि गंगा किनारे ठहरने के लिए अब आपको लग्जरी टेंट्स मिलेंगे। तो चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश विदेश के अलग अलग हिस्सों की ऐसी ही कुछ खबरें आपका इंतजार कर रही हैं।
पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी को नए साल की अनूठी सौगात मिलने जा रही है। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने गंगा घाट पर पर्यटकों के लिए शानदार टेंट सिटी का निर्माण किया है। 280 लग्जूरियस टेंट्स वाली इस टेंट सिटी में आधुनिकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम बनाया गया है। लोगों की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखते हुए टेंट सिटी को शराब और नॉनवेज से मुक्त रखा गया है। इसे जिम्नेजियम, वाटर स्पोर्ट्स और लाइब्रेरी जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है। नए साल के शानदार जश्न के बाद हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट टाउन मनाली में विंटर कार्निवाल मनाया जा रहा है। 5 दिन तक चलने वाले कार्निवाल का आगाज मनाली के मशहूर हिडिंबा माता मंदिर में परंपरागत पूजा अर्चना के बाद किया गया। हिडिंबा माता मंदिर से मॉल रोड तक चलने वाले इस कार्निवाल में 7 राज्यों के कलाकारों ने पहले दिन पहाड़ों की संस्कृति और त्योहारों से जुड़ी मनोरम झांकी निकाली। इसके अलावा कुल्लू जिले के 188 महिला मंडलों की हजारों महिलाओं ने हिमाचल के पारंपरिक लिबास में सूबे के हर हिस्से की झांकी के साथ मनमोहक लोक नृत्य पेश किया। नए साल के मौके पर दिल्ली सरकार ने 50 लो फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों की सौगात लोगों को दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजघाट डीटीसी डिपो से हरी झंडी दिखाकर इन बसों को रवाना किया। 12 मीटर लंबी इन बसों में यात्रियों की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। इन बसों को दिल्ली के 7 अलग अलग रूट्स पर चलाया जाएगा। तीर्थराज प्रयाग में 6 जनवरी से शुरू हो रहे माघ मेले की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। योगी सरकार इस मेले की तैयारी 2025 में लगने वाले महाकुंभ के रिहर्सल के तौर पर कर रही है। संगम में श्रद्धालुओं के स्नान के लिए सुविधाजनक घाट बनाए जा रहे हैं। कल्पवासियों के लिए शुद्ध पेयजल का इंतजाम किया जा रहा है। आपको बता दें 6 जनवरी को पौष पूर्णिमा का पहला स्नान होगा, जबकि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान किया जाएगा। और खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां देश की सियासत से जुड़ी एक अहम खबर है। और ये खबर नोटबंदी पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उसके बाद सियासी वार पलटवार से जुड़ी हुई है। दरअसल देश की सबसे बड़ी अदालत ने 58 याचिकाओं को खारिज करते हुए साफ कर दिया है कि 2016 में नोटबंदी का मोदी सरकार का फैसला सही था। इधर नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगी, उधर सियासी माहौल गर्म हो गया। यह बात हमारी सही साबित हुई। लाखों लोगों ने नौकरियां गंवाई, एमएसएमई सेक्टर खत्म हो गया, तबाह हो गया, देश का इनफॉर्मल सेक्टर बर्बाद हो गया। न काले धन में कोई कमी आई, न नकली नोटों में कोई कमी आई, न आतंकवाद में कोई कमी आई, न नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में कोई बहुत शांति आ गई, न कश्मीर में कोई शांति आई। तो आप बताइए, जो इन्होंने कहा था परिणाम होंगे नोटबंदी के, उनमें से एक परिणाम पर अगर नोटबंदी खरी उतरी हो तब इस पर चर्चा कर सकते हैं। कितना बड़ा तूफान हंगामा खड़ा किया गया था कांग्रेस पार्टी ने डिमोनेटाइजेशन को लेकर के। ये सिर्फ यही नहीं हुआ था, राहुल गांधी विदेश में भी जाते थे तो इसी के बारे में बोलते थे। जिस तरीके से शब्दों का प्रयोग किया गया, बाकी किया गया, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। एक बात हम बार बार कहते थे और बड़े गर्व से कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन का उद्देश्य गरीब कल्याण भी है। ये सियासी वार पलटवार लाजमी है क्योंकि इसका सिलसिला 8 नवंबर 2016 से ही शुरू हो गया था, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था। 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी से जुड़े सवालों को हमेशा के लिए ये कहते हुए खत्म कर दिया कि इस मामले में सरकार की नीति और नियत दोनों ठीक थे। इसके बाद बीजेपी ने विपक्ष की खबर लेने में देर नहीं लगाई। तमाम ऐसे अर्थशास्त्री थे, तमाम ऐसे ज्ञान देने वाले महापुरुष लोग थे जो कि मोदी जी की इस जनता के देश की अर्थव्यवस्था के हित में किए गए फैसले को लेकर सवालिया निशान खड़े करते थे और करने की कोशिश कर रहे थे। वो फिर से एक बार एक्सपोज हुए हैं और बेचैनी निश्चित तौर से उन लोगों में थी जो कि दिल्ली के सत्ता के गलियारे में बैठे हुए सत्ता के दलालों के सबसे बड़े हितैषी थे, लूट लाबी के सबसे बड़े हितैषी थे। उनको लगता था कि मोदी जी का ये फैसला दिल्ली के सत्ता के गलियारों की नाकेबंदी और लूट लाबी में तालेबंदी करने वाला है।
इसलिए हाहाकार मचा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ जो एक साथ 58 याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी, माना कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था और आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। संविधान पीठ ने ये फैसला 4-1 की बहुमत से सुनाया। एक जज जस्टिस बीबी नागरत्ना ने नोटबंदी के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को गलत ठहराया। सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सियासी तौर पर राहत देने वाला है, क्योंकि अदालत ने माना है कि नोटबंदी के फैसले में आरबीआई कानून का पालन हुआ और फैसला आरबीआई की सलाह से लिया गया। अदालत में इन्हीं 2 आधारों पर नोटबंदी के फैसले को चुनौती दी गई थी। फैसले में नोटबंदी के फैसले की जो प्रक्रिया है उसको सही ठहराया गया है। फैसले के ऊपर या फैसले के जो नतीजे निकले उस पर कोई चर्चा नहीं की, उस पर कोई निर्णय नहीं दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न इस पर कोई टिप्पणी की कि क्या नोटबंदी से आतंकवाद कम हुआ, क्या नोटबंदी से जो करेंसी सर्कुलेशन में थी, काला धन सर्कुलेशन में था, क्या वो कम हुआ। तो यह कह देना कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नोटबंदी को सही ठहराया है, मुझे लगता है गलत होगा। नोटबंदी के फैसले की प्रक्रिया को सही ठहराया है, फैसले पर कोई टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं की है। नोटबंदी पर सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि नोटबंदी जाली करेंसी, टेरर फंडिंग, काले धन और कर चोरी जैसी समस्याओं से निपटने की प्लानिंग का हिस्सा था। इससे डिजिटल लेन देन बढ़ा और नकली नोटों पर लगाम लगाई गई। डिजिटल पेमेंट में कितनी बड़ी गति आई है। अक्टूबर 2022 यानी सिर्फ 1-1.5 महीना पहले भारत में 730 करोड़ डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ। आज भारत डिजिटल पेमेंट में दुनिया का एक नेता बना है। आपको जानकर खुशी होगी कि आज देश में इनकम टैक्स देने वालों में करोड़ों की संख्या बढ़ी है। कि नोटबंदी के बाद 2,38,000 फर्जी शेल कंपनियां पकड़ी गई कि नहीं पकड़ी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो नोटबंदी के फायदे नुकसान के आधार पर फैसला नहीं सुना रहा। जहां तक कानून और प्रक्रिया की बात है वो सही दुरुस्त थी और इसीलिए नोटबंदी पर सवाल उठाने वाली तमाम याचिकाएं रद्द कर दी गई। लेकिन नोटबंदी को बड़ा मुद्दा बनाने वाले विपक्ष और बीजेपी में इस मुद्दे पर सियासत अभी भी जारी रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार है, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की तमाम अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। नए साल में डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर होकर रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया है। नए साल के पहले कारोबारी दिन रुपया 14 पैसे गिरकर 82 रुपये 75 पैसे हो गया। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डॉलर के मुकाबले रुपया 82.66 के स्तर पर खुला और एक समय 82.78 के स्तर तक गिर गया। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली का नकारात्मक असर रुपये पर पड़ा है। साल 2023 में वैश्विक आर्थिक मंदी का कोई खास असर भारत पर पड़ने वाला नहीं है। एसोचैम का मानना है कि घरेलू बाजार में मजबूत मांग, कॉरपोरेट सेक्टर के अच्छे परफॉर्मेंस और गिरती महंगाई की वजह से भारत वैश्विक आर्थिक मंदी की मार से बच जाएगा। इन सब के अलावा रबी की फसल की अनुमानित बम्पर पैदावार से भी उद्योग जगत खासा उत्साहित है, क्योंकि इससे कृषि जगत से जुड़े कारोबार में भी बुलंदी रहने की उम्मीद है। ट्रैवल टेक फर्म ओयो ने न्यू ईयर के मौके पर इस साल 4.5 लाख से ज्यादा की रिकॉर्ड बुकिंग की है। ओयो का कहना है कि पिछले 5 साल में ये उसकी सबसे बड़ी बुकिंग है। दिलचस्प ये है कि न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी सैलानियों का पसंदीदा डेस्टिनेशन रहा। ओयो के अनुसार गोवा से ज्यादा लोगों ने वाराणसी में होटल बुक कराए। आरबीआई के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ निजी क्षेत्र के बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी लोगों के भरोसे पर खरे उतर रहे हैं। आरबीआई ने इन तीनों बैंकों को सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की श्रेणी में रखा है, जिसका मतलब ये हुआ कि इन बैंकों का विस्तार अब इतना ज्यादा हो चुका है कि इनके बंद होने का कोई खतरा नहीं है। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी एक जरूरी खबर है। देश में ऑनलाइन गेमिंग के बढ़ते क्रेज के बीच सरकार ने इन कंपनियों के लिए नियमों का मसौदा जारी किया है। क्या ये नियम है, आपको बता दें, सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के लिए एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म का प्रस्ताव रखा है।
कंपनियों को अपनी सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी को इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत रजिस्टर करवाना होगा। ड्राफ्ट रूल के तहत सभी खिलाड़ियों का वेरिफिकेशन अनिवार्य किया गया है। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को अपना एक भारतीय पता भी देना होगा जो कि वेरीफाइड होगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को 2021 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए जारी किए गए आईटी नियमों के दायरे में रखा जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को देश में लागू कानून के हिसाब से काम करना होगा। साथ ही देश में जुआ या फिर सट्टेबाजी से संबंधित कोई भी कानून इन कंपनियों पर भी लागू होगा। ऑनलाइन गेमर के लिए केवाईसी की व्यवस्था होगी ताकि क्रिप्टो जैसी किसी भी तरह के खतरे से बचा जा सके। ड्राफ्ट में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को जिम्मेदार तरीके से बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट रूल पर 17 जनवरी तक लोगों की राय मांगी है। देखिए, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। अब सोशल अड्डा में आज ऐसी एक खबर है आईटी पार्क से जुड़ी हुई। देश विदेश में आईटी कंपनियों के कर्मचारी लगातार कई घंटे डेस्क पर बिताते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि माहौल बहुत नीरस या फिर बोर हो जाता है। ऐसे में कर्मचारियों को एनर्जेटिक रखने के लिए एक छोटा सा ब्रेक जरूरी है। आपको बता दें, शायद इसी बात की वजह से इसको ध्यान में रखते हुए नोएडा के आईटी पार्क में काम करने वालों के लिए गुड न्यूज आई है। नोएडा प्राधिकरण ने अपनी नीति में बदलाव करते हुए कहा है कि अब आईटी पार्क में बार खोले जा सकते हैं। अथॉरिटी का मानना है कि नीति में संशोधन इसलिए किया गया है क्योंकि यहां की कंपनियों ने कहा है कि उनके कर्मचारी ऑफिस में बहुत लंबा समय बिताते हैं और उन्हें यहां फुर्सत के पलों की जरूरत है। यही नहीं, आईटी कंपनियां विदेशी ग्राहकों की मेजबानी भी करती है और उन्हें भी अपने दौरे के दौरान कुछ अच्छे पलों की जरूरत होती है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोएडा के इन कर्मचारियों के पास हाईटेक सुविधाओं के साथ बड़े बड़े ऑफिस होते हैं, जहां आईटी पार्क, जिम, स्पोर्ट्स क्लब और रेस्टोरेंट के साथ साथ अपने कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए बार बना सकता है। नोएडा अथॉरिटी ने 5 एकड़ या फिर उससे ज्यादा जगह पर बने आईटी पार्क के लिए अपनी नीति को बदला है। वहीं नोएडा के आईटी पार्क में पहले से बने रेस्टोरेंट जरूरी लाइसेंस लेने के बाद शराब परोस सकते हैं। इसके साथ ही आईटी पार्क के परिसर में नए बार भी खोले जा सकते हैं। इससे पहले इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर्टी में रेस्टोरेंट, स्पोर्ट्स क्लब और जिम बनाए जा सकते थे, लेकिन शराब परोसने के लिए लाइसेंस जारी नहीं किए गए थे। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से आईटी पार्क में बार मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये डिसीजन कैसा है, सही है, गलत है, उनके फायदे का है भी या फिर नहीं है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप है। इस डिसीजन को आप किस तरह से देख रहे हैं? अब आपके ऑफिस में एक बार हो सकता है। हाँ, अच्छा है, गुड डिसीजन है, बट आपका सोचना सही है। और अगर पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर ओपन होता है तो आपको पता है कि आजकल की पब्लिक कैसी है, बहुत थोड़ा सा ही यूज करने पे अनकंट्रोल हो जाता है। तो वो सब चीज को देखते हुए डिसीजन ठीक है, लेकिन उस चीज को कंट्रोल में रखा जाए तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से। जो डिसीजन लिया गया है वो भी ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ कि कोई भी चीज का एक लिमिटेशन होना चाहिए। अगर आप ऑफिस में है, ऑफिस में अगर परमिशन मिल भी रही है तो एक मापदंड होना चाहिए कि आप इतना लिमिट तक कर सकते हैं, इतना एक लिमिटेशन के अलावा। मैं इसके पुरजोर समर्थन करता हूँ। मुझे लगता है कि ये ओपन अप कल्चर ज़्यादा इस तरीके से बढ़ेगा और जो एक गेट गोवर की चीज़ें होती हैं जो स्टार्टअप्स में नॉर्मली फॉलो करते लोग, कि अगर एक इंसान बियर पी रहा है तो हो सकता है कि उसकी बॉन्डिंग अपने सह एम्प्लॉयज़ के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी, अपने बॉस के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगी और वो मुझे लगता है उसका आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा। बिकॉज उसको बाहर सिगरेट पीने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो अगर बाहर जाके 15 मिनट वेस्ट कर रहा है तो वहीं पे 15 मिनट की प्रोडक्टिविटी ला सकता है। कई लोग का शौक होता है कि ठीक है, हमें रात में एक 30 ml 40 ml चाहिए। उस लिहाज से आपके जब आप काम कर रहे हो तो दिमाग में ये नहीं है कि मैं कब ऑफिस से निकलूं और कब जाके किसी बार में पहुंच जाऊं। अब आपके पास ही अवेलेबल रहेगी तो एक तरह से आप मेंटली भी आप फ्री रहोगे इस चीज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है कि जैसे अगर ये चीजें यहाँ पे उपलब्ध हो जाती है तो लोग जैसे शाम को निकलना है तो वो चीज माइंड से उड़ता जाएगी भाई कि हमें वहाँ निकलना है या वहाँ जाना है, और हमें लिमिटेड चीजें यहीं पे मिल जा रही है और हम उस चीज को, और सही बात है, कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी इससे बढ़ेगी। इसको निगेटिव रूप में नहीं लेना चाहिए। बाकी बहुत लोग लिमिट से होना चाहिए और बहुत बढ़िया चीज है, डिसीजन है इस तरीके से। ठीक है, तो ग्लोबली जो दुनिया है वो 24/7 काम कर रही है। अगर ऐसे में आप इंडियन एम्प्लॉय से कई बार वीकेंड में उन्हें काम करना पड़ता है, 8 घंटे से ज्यादा देर तक ऑफिस में रुकना पड़ता है, रात में भी रुकना पड़ता है, ऐसे में अगर उनको एक छोटा सा बार उनके पास हो जहां पर वो छोटा सा ब्रेक ले सके तो उनके लिए अच्छी बात होगी। और तमाम एम्प्लॉयज का यही मानना है कम से कम
नोएडा के इस IT पार्क में कि ये उनकी खुद की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा और कंपनी के लिए भी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, नोएडा। शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन बेटी ने कर ली है सगाई। इसके अलावा फिल्मी मोड़ पर और कौन कौन सी है दूसरी खबरें, आइए देखते हैं। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का टेलीप्रॉम्प्टर देखकर जोक्स मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस वीडियो को जूम कर जब देखा गया तो कपिल की पोल खुल गई। वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कॉमेडी किंग को खूब ट्रोल किया जा रहा है। वहीं कपिल के फैंस उनका बचाव कर रहे हैं। कपिल शर्मा शो लंबे समय से TRP रेटिंग में छाया हुआ है, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपनी टीम भी बदल ली है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की ऑन स्क्रीन बेटी सना सईद ने नए साल के मौके पर सगाई कर ली। कुछ कुछ होता है फेम अंजलि को न्यू ईयर के मौके पर उनके बॉयफ्रेंड साबा वार्नर ने घुटनों पर बैठकर प्रपोज किया और उन्हें डायमंड रिंग पहनाकर हमेशा के लिए अपना बना लिया। हॉलीवुड के साउंड डिजाइनर लंबे समय से सना सईद को डेट कर रहे थे। सगाई के वक्त सना और साबा ब्लैक ड्रेस में काफी खूबसूरत दिख रहे थे। सड़क हादसे में जख्मी हुए क्रिकेटर ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने के लिए उर्वशी रौतेला की मां मीरा रौतेला ने सोशल मीडिया पर जब दुआ मांगी तो लोगों ने इस पर चटखारा लेना शुरू कर दिया। मीरा रौतेला ने इंस्टाग्राम पर पंत की एक तस्वीर टैग करते हुए लिखा कि सिद्ध बली बाबा आप पर विशेष कृपा करें। कुछ यूजर्स ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि सासू मां की दुआ हमेशा काम आती है। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में एक्ट्रेस के एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान की बहन फलक नाज ने एक वीडियो जारी कर सफाई दी। फलक ने कहा है कि उनके पहले के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उसके गलत अर्थ निकाले गए। फलक ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि दोनों का ब्रेकअप एक अच्छे नोट पर हुआ था। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने समाज के विकास को लेकर एक भरोसा देती है। मेघालय की चेरापूंजी का नाम तो आपने सुना ही होगा। देश में सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है, लेकिन आज चेरापूंजी की चर्चा लिविंग रूट ब्रिज की वजह से हो रही है। इस ब्रिज की खूबी और ताकत इसे बनाने में इस्तेमाल हुई जड़ें हैं। इस ब्रिज को देखना लोगों के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये ना तो कोई फिल्मी सीन है, ना ही कैमरे का कमाल और ना ही किसी तरह का विजुअल इफेक्ट। ये हिंदुस्तान के हुनर का वो अद्भुत नमूना है जिसे कुदरत की बदौलत इंसान ने अपने हाथों से सजाया है। जड़ों का ऐसा जीता जागता पुल है ये, जिसे देखने अब दूर दराज से लोग आ रहे हैं। इसे जाना भी जाता है लिविंग रूट ब्रिज के नाम से। कभी हिंदुस्तान के किताबों में दर्ज सबसे ज्यादा बारिश वाले स्थान चेरापूंजी की ये दूसरी ऐसी पहचान है जिसकी चर्चा हर ओर हो रही है। खासी और जयंतिया आदिवासी जातियों की बदौलत इस ब्रिज को तैयार किया गया है। इस ब्रिज की खूबी और ताकत इसे बनाने में इस्तेमाल हुई जड़ें हैं, जो कुदरती हैं और इन्हें गूंथने के लिए भी इन्हें अलग नहीं किया गया है। यही वजह है कि इन्हें इस लायक बना दिया गया है कि कई आदमी एक साथ इस पुल से गुजर सकते हैं। इस पुल की क्षमता 50 लोगों का भार उठाने तक की है। हालांकि इस पुल तक पहुंचने के लिए 3200 सीढ़ियों का सफर तय करना पड़ता है, जो यकीनन जाने के लिहाज से इतना मुश्किल नहीं, लेकिन जब पुल से लौटना हो तो यकीनन ये सीढ़ियां एक चुनौती बन जाती हैं। तो जितना हो सके उन लोगों को फैसिलिटीज दीजिए, उन लोगों को आगे आने का मौका दीजिए, तो इन द फ्यूचर दे आर गोइंग टू बी अ बिग हेल्प फॉर आवर नेशन। यहाँ बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्से से लोग आ रहे हैं। पुल को देखने का क्रेज यहाँ आने वाले सैलानियों की तादाद से समझा जा सकता है। हालांकि लोगों का ये भी मानना है कि पूर्वोत्तर के इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर किया जा सकता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आ सकें। I think Northeast, if we make it more from a tourism perspective, people will start coming in. लिविंग रूट ब्रिज लोगों के लिए एक फन और आश्चर्य से कम नहीं। शरीर को थका देने वाले इस रास्ते को
लोग चैलेंज की तरह ले रहे हैं। यहाँ बुनियादी सुविधाएं अगर मजबूत कर दी जाएं तो फिर सैलानियों की संख्या बढ़ना तय है। युवराज मेहता, चेरापूंजी, गुड न्यूज टुडे। और मध्य प्रदेश के बैतूल में एक समाज सेवी संस्था ने बड़ी पहल की है। इस संस्था ने नए साल के मौके पर सरकारी अस्पताल में पैदा हुई बेटियों को सोने और चांदी के पेंडेंट गिफ्ट किए हैं। संस्था का कहना है कि उसने बेटी और बेटे का फर्क मिटाने के लिए ये पहल की है। मान्यता है कि पैदा होने वाला अपनी किस्मत साथ लाता है। इन बेटियों को ले लीजिए। एमपी के बैतूल जिले में सरकारी अस्पताल में पैदा हुई इन बेटियों के हिस्से में सोने और चांदी के पेंडेंट आए हैं। दरअसल शहर की एक संस्था की तरफ से सरकारी अस्पताल में पैदा होने वाली बेटियों को चांदी और सोने के पेंडेंट दिए गए। इनमें से 2 सोने के पेंडेंट दिए गए तो वहीं 21 चांदी के पेंडेंट नवजात को दिए गए। इस पहल के पीछे का मकसद बड़ा साफ है, बेटे और बेटियों का फर्क मिटाना। आज भी समाज में ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब बेटियों के पैदा होने पर खुशियां मनाने से लोग परहेज करते हैं। यही वजह है कि इन समाज सेवियों ने अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश की है। जो बेटियां पैदा होती हैं उनको हम गोल्ड और सिल्वर के कॉइन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आजकल वो जमाना जो है जब बेटा और बेटी में जब फर्क होता था, आजकल इक्वल माना जाता है। तो हम उतनी खुशियां मनाना जितना बेटा होता है वो बेटी होती है ना, हम इक्वल खुशियां मनाना चाहते हैं लोगों के साथ। यहाँ मैटरनिटी वार्ड में मौजूद महिलाओं को श्रीफल दिए गए, जबकि बेटियों को माता की चुन्नी उड़ाकर उन्हें देवी रूप बताने की कोशिश भी की गई। जिन्होंने बेटियां जन्मी है उन्हें भी खुशी है, क्योंकि लक्ष्मी का अवतार मानी जाने वाली बेटियां लक्ष्मी मां के हाथों में रखवा रही हैं। हमारे को बेटी हुई है तो संस्था वाले आए थे, उन्होंने उसको सम्मानित किया, चांदी का लॉकेट दिया है, नारियल दिया है और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे बेटी हुई है। समाज में बेटियों के प्रति बदलाव की ये मिसाल एक असर के तौर पर काम करे। जरूरी ये है, अच्छी बात यह है कि ये पहल सिर्फ बैतूल तक सिमटी नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में देखने को मिल जाती है। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 5G का झांसा देकर लोगों से ठगी की कोशिश की जा रही है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही कुछ खबरों को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। अपने मोबाइल गैजेट्स के लिए 5G टेक्नोलॉजी का बेसब्री से इंतजार कर रहे कंज्यूमर्स को थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को स्कैमर्स एक लिंक भेज रहे हैं और 5G टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने के लिए इस लिंक को क्लिक कहने की डिमांड कर रहे हैं। ये लिंक यूजर्स के टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा है, लेकिन इसे क्लिक करने के बाद यूजर्स का डेटा और बैंक अकाउंट की डिटेल हैक कर ली जा रही है। मशहूर मोबाइल कंपनी रेडमी 5 जनवरी को भारत में रेडमी नोट 12 सीरीज लॉन्च करने जा रही है। रेडमी सीरीज लॉन्च होने से पहले ही इसके फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है। नए साल पर रेडमी 3 फोन रेडमी नोट 12, रेडमी नोट 12 प्रो और रेडमी नोट 12 प्रो प्लस लॉन्च कर रहा है। रेडमी नोट 12 प्रो में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। चीन, जापान, अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हिंदुस्तान में भी एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर आरोग्य सेतु ऐप का महत्व बढ़ रहा है। कोरोना से बचने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत महसूस की जा रही है। आरोग्य सेतु ऐप पर लॉगिन कर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल के जरिए आप बूस्टर डोज की ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं। नए साल पर व्हाट्सएप ने अपने कई यूजर्स को जोरदार झटका दिया। व्हाट्सएप ने मैसेजिंग ऐप का सपोर्ट 49 स्मार्टफोन्स के लिए बंद कर दिया है। इसमें एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के भी स्मार्टफोन्स शामिल हैं। सपोर्ट खत्म होने के बाद यूजर्स को सिक्योरिटी और दूसरे फीचर्स के अपडेट मिलने बंद हो जाएंगे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर घूमने के शौकीनों के लिए एक अच्छी खबर है। नए साल में पीएम मोदी देश को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी से दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज का 13 जनवरी को उद्घाटन करेंगे। ये रिवर क्रूज वाराणसी से शुरू होकर बांग्लादेश से होते हुए असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा।
50 दिनों की यात्रा में ये क्रूज 3,200 किलोमीटर की यात्रा करेगा। अपने सफर में ये क्रूज 1100 किलोमीटर की यात्रा बांग्लादेश के अंदर पूरी करेगा। इस पूरे सफर में क्रूज पर सवार यात्रियों को 27 रिवर सिस्टम देखने को मिलेंगे। इनमें गंगा, भागीरथी और ब्रह्मपुत्र के साथ ही राष्ट्रीय जलमार्ग 3 शामिल हैं। इस सफर के दौरान यात्रियों को 50 से अधिक ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों को देखने का मौका मिलेगा, जिनमें काशी की गंगा आरती, असम का काजीरंगा नेशनल पार्क और सुंदरवन डेल्टा जैसे महत्वपूर्ण टूरिस्ट प्लेस शामिल हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस क्रूज के बारे में बताया था। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक ये अपनी तरह का दुनिया का अनोखा क्रूज होगा। इसमें भारत के बढ़ते क्रूज टूरिज्म की झलक होगी। भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट के विकास ने इस क्रूज की योजना को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस रिवर क्रूज को एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करेगी। इस रिवर क्रूज की यात्रा के जरिए भारत की संस्कृति और सभ्यता को समझने का बड़ा मौका मिलेगा। सरकार ने देश में 100 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने का लक्ष्य रखा है। इन जलमार्गों को पर्यटन के साथ ही व्यापार की जरूरत को भी ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। इनमें क्रूज शिप और कार्गो दोनों गुजर सकेंगे। हार्दिक पांड्या T20 में टीम इंडिया की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो खेल जगत की ऐसी कुछ और खबर को जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं खेल चक्कर। सड़क हादसे में जख्मी हुए टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती पंत को सोमवार को आईसीयू से बाहर कर एक प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा न रहे। पंत का इलाज कर रहे डॉक्टर्स का कहना है कि वो काफी तेजी से रिकवर भी कर रहे हैं। बीते साल 30 दिसंबर को पंत एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए थे। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या T20 में टीम की कमान संभालने के लिए कमर कस चुके हैं। श्रीलंका के खिलाफ मंगलवार से शुरू हो रही 3 T20 मैचेस की सीरीज में टीम इंडिया विराट कोहली, रोहित शर्मा और केएल राहुल जैसे अनुभवी खिलाड़ियों के बगैर मैदान में उतरेगी। 2024 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले इस सीरीज को पांड्या की कप्तानी की अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप में निराशा झेलने के बाद विश्व के दिग्गज फुटबॉलर्स में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए नया साल खुशियों की सौगात लेकर आया। रोनाल्डो ने सऊदी अरब के क्लब अल नासर FC के साथ 2025 तक के लिए करार कर लिया है। रोनाल्डो ने ये डील कितने में की है, इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि करीब $75 मिलियन में ये डील पक्की हुई है।